नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब शोबा तिजारत और सनत के मुतालिक बात करना बड़ा ज़रूरी है। मौजूदा हालात के अंदर जिस तरह से मुल्क की मईशत मसाइल और परेशानियों से दो चार है, इससे हमें निकलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है। आज तमहीद बहुत ज़्यादा तवील नहीं करूँगा, बल्कि कोशिश ये करूँगा कि मसले के हल यानी सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपना लूँ। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता चलूँ, जनाब मियाँ अंजुम निसार साहब, प्रेसिडेंट FPCCI, हमें टेलीफोन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब भी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं जनाब मियाँ अंजुम निसार साहब से। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ शो में, और फिर बराह रास्त सवाल की जानिब जाता हूँ कि मुल्क को जो अब माशी मसाइल दरपेश हैं, और बिलखुसूस आपने देखा कि जो हमारा तामीराती शोबा उसके लिए तो पैकेज दे दिया, लेकिन बाकी तिजारत और सनत के शोबे के लिए भी कुछ करना चाहिए। इस सिलसिले में आपके क्या तासुरात हैं और मामले के हल की जानिब जाना चाहिए, ये भी थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में लेने के लिए। नासिर साहब, इस तरह है कि इस वक्त जो लॉकडाउन सिचुएशन है मुल्क में और पूरी दुनिया में भी ऑलमोस्ट यही सिचुएशन है, और हमारे यहाँ भी दिन ब दिन ये जो कोरोना वायरस के जो असरात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इकोनॉमी में भी इसके जो असरात हैं वो दिन ब दिन गहरे हो रहे हैं, क्योंकि आज 17वां दिन है लॉकडाउन का। एक तो जो बड़ा इमीडिएट इशू था वो गैस और बिजली के बिलों का। हम गवर्नमेंट से तो ये डिमांड ही नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने, हालांकि रज़ाक दाऊद साहब ने यही कहा कि हम लिक्विडिटी क्रंच सनतकारों को नहीं होने देंगे और गवर्नमेंट हर चीज का ख्याल रखेगी। लेकिन ये जो गैस के जो और बिजली के जो बिल हैं वो 7 तारीख को उसकी लास्ट डेट थी। हालांकि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले कोशिश करके 15 दिन इसकी डेट एक्सटेंड करवाई थी, और इस अंडरस्टैंडिंग के से करवाई थी कि जनाब ये फर्दर भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा जब तक इसका कोई देर पा कोई हल गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन नहीं देती। लेकिन एक तो आजकल जो वुज़रा साहिबान हैं किसी इशू को वो टैकल करने को तैयार ही नहीं है, या ऑनलाइन आते ही नहीं है, और उनमें से बहुत सारे वुज़रा ऐसे हैं जो ना मैसेजेस के जवाब दे रहे हैं, उस वजह से भी क्योस बढ़ रहा है। अब देखें कि हम बिजली और गैस के बिलों पे सिर्फ ये कह रहे थे कि हमें बिल माफ ना किए जाए, सिर्फ इसको डेफर किया जाए कोरोना पीरियड के लिए विदाउट पेनल्टी। अब वहां भी बिल्कुल खामोशी है। तो लॉकडाउन सिचुएशन में आप खुद बताएं कि जब लेना देना कारोबारी मामला बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो तो ये बिल कहां से देंगे। और दूसरा, ये वेजेस के हवाले से भी मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि इस दफा तो लोगों ने वेजेस अपनी और सैलरीज दे दी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आएगी अगले महीनों की वेजेस देते हुए। एक तो देखें, बांग्लादेश एक फार्मूला वो लेके आए, और वो पैकेज लेके आए। वो सिर्फ वेजेस के हवाले से फार्मूला नहीं लेके आए, वो पूरे का पूरा एक पैकेज लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि जितना भी मार्कअप होगा हम आधा गवर्नमेंट बेयर करेगी, आधा एंटरप्रेन्योर बेयर करेगा, और वेजेस जो है गवर्नमेंट देगी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटरप्रेन्योर, लेकिन 24 महीने बाद उससे वसूल करेगी कारोबारी हजरात से, इंडस्ट्री वालों से या ट्रेड वालों से। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल खामोशी है, कोई बात हो ही नहीं रही। तो अभी तक जितनी भी बातें हैं हम लोग भी डेली बेसिस पे घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा मुख्तलिफ ग्रुपों की सूरत में स्काइप पे या जूम पे फेडरल मिनिस्टर साहबान के साथ, एक मिनिस्टर हैं जो रज़ाक दाऊद साहब, जो वो कम से कम सुन रहे हैं। मसलों का हल अभी तक उन्होंने नहीं बताया, अभी सिर्फ वो सुन रहे हैं, बाकी तो सुनने के रवादार नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि नाउ वी नीड एक्शन। एक्शन के बगैर जो है वो मामला नहीं चलेंगे। ये कोरोना जो सिचुएशन है इसमें मार्कअप को वेव करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये वेव ना हुआ तो पोस्ट कोरोना जो सिचुएशन होगी वो ज्यादा वर्स्ट होगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स में इतनी ताकत और कुव्वत ही नहीं होगी कि वो अपने सिस्टम को चला सके। तो वो सिचुएशन जो है वो ज्यादा तबाहकुन होगी। तो इस वक्त जरूरत ही समझ की है कि गवर्नमेंट पूरा एक पैकेज लाए। ये जो पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है इसमें सिवाय 100 बिलियन ये जो लोगों के अपने रिफंड थे एक्सपोर्टर के वो दिया गया है, या SME के लिए 150 अरब का
एक प्रोविजन रखी गई है। इसके अलावा बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज, कोई ऐसी सहूलत नहीं दी गई। अच्छा मियां साहब, आई जस्ट कम बैक टू यू, मियां साहब आई कम बैक टू यू। मैं यही आपके जो खास तौर पे आपने नुकात जिनको उठाया है, इनको कोशिश करता हूं और इसके ऊपर कुछ डिस्कशन भी हो। हमारे साथ यहाँ पे मिर्जा इश्तियाक बेग साहब भी शामिल गुफ्तगू हैं। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपने देखा मियां अंजुम निसार साहब ने बड़े मुफस्सिल और ऐसा अंदाज से बताया कि बुनियादी तौर पर दूसरे ममालिक में किस तरह से इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर जैसे इन्होंने बताया कि पैकेज इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। इसके बारे में भी आप अपना जायजा पेश करें और कुछ और नुकात भी बताएं जो कि हुकूमत सुने तो उससे मुल्क का फायदा हो, तिजारत और सनत का फायदा हो। जी थैंक यू अली साहब। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़ा शोबा मुतासर हुआ है ये लॉकडाउन के अंदर, वो इंडस्ट्री का हुआ है। और कराची में सबसे ज़्यादा सख्ती भी की गई है। आपको ये मालूम है कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे वर्कर्स की कॉलोनीज बनी थी, वो वहाँ पे रह रहे थे, उनको जब काम के लिए बुलाया गया तो फिर हुकूमत ने ना सिर्फ उनको बंद कर दिया, सील कर दिया फैक्ट्रीज़ को, बल्कि मालकान को भी उठा के यहाँ पे ले गए। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, देखिए लॉकडाउन उन कंट्रीज़ के अंदर तो बहुत कामयाब रहा है, जैसे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस। अमेरिका में $2 बिलियन जो है ट्रिलियन डॉलर इंजेक्ट किए गए। जर्मनी ने $1.2 ट्रिलियन जो है वो इंजेक्ट किए। फ्रांस ने 70 बिलियन किए। देखिए हमारे पास अगर ये 2000 हम इसके अंदर 1200 अरब रुपए डाल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी, तो वो नहीं है। यही वजह है कि डेली वेजेस के लोग हैं, इस वक्त उनमें बहुत गम गुस्सा पाया जाता है, वो सड़कों के ऊपर आ गए हैं और अब ये कहने लगे हैं कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम कोरोना से मर जाएं रादर दैन हम भूख से हम मरें। मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे ये है कि वो फैक्ट्रीज जहाँ पे वर्कर्स की कॉलोनीज हैं, जहाँ पे वर्कर्स रह रहे हैं ऑलरेडी और सिर्फ वो वहाँ पे पूरे दिन सोते रहते हैं, अगर उनको फैक्ट्रीज खोलने की इजाज़त दी जाए। मैं आपको एक 2 चीज़ बतलाऊँ कि एक मॉडल और बड़ा कामयाब रहा है। कोरिया और जापान ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल बंद नहीं किया है, बल्कि वहाँ पे कोरिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा सैमसंग और एलजी वगैरह जो टेलीविजन्स बना रही हैं, उनकी डिमांड दुनिया में एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर आदमी अपने घर के अंदर टेलीविज़न वॉच कर रहा है। उन्होंने उन तमाम लोगों को स्क्रीन किया पहले, अपने वर्कर्स को, और ये उनको दोबारा काम पे रख दिया और वो वहीं पे रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमें भी इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। देखिए अभी तक जैसे अंजुम निसार साहब ने अभी कहा कि सैलरीज पे हो गई फॉर द मंथ जो थी मार्च की, अप्रैल के अंदर और अप्रैल के बाद भी आई डोंट थिंक कि सस्टेन कर पाएंगे। ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो नहीं कर पाएंगे, लोगों को सैलरीज नहीं मिलेंगी और इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब हो सकती है और इससे आगे चल के हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई हल निकालें। जैसे अंजुम निसार साहब ने ये कहा कि ये इस वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इंडस्ट्रीज की वो ये है कि किसी ना किसी तरह हम सैलरीज को वो करें, मगर गैस के बिल, इलेक्ट्रिक के बिल, ये हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल अच्छा, ये बड़ी अहम आपने बात की, इसी को आगे लेकर चलते हैं। मैं आपकी जानिब दोबारा से आता हूं। यहाँ अंजुम निसार साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री को जब ट्रीट किया गया तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज आया, वहाँ पे FATF की शराइत को भी एक तरफ रख दिया गया। बात यह है कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री को भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वहाँ भी तो लोगों को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। FBR ने, जो भी मैं अब नहीं कहना चाहता, लेकिन पिछला 1 साल बड़ा मुश्किल गुजरा हमारे ताजिर सनतकारों के लिए। कुछ इस तरह के फैसले किए गए, पॉलिसी साजों ने भी कुछ गलतियां की। तो जो आपके ख्याल से टैक्स ओरिएंटेड पॉलिसीज थी, अब उनको इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज बनानी है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप राय दें, फिर मुझे एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है। जनाब ये है कि पैकेजेस, आवाज आ रही जी? जी जी, मुझे आपकी आवाज है जी। इस तरह है कि स्टेट बैंक और कंस्ट्रक्शन पैकेज, ये सारी चीजें हैं। ये स्टेट बैंक ने भी एक पैकेज दिया कि 7% पे आप नई इंडस्ट्री लगाएं। जी देखें, ये वक्त इस वक्त ये है कि जो मौजूदा जो इंडस्ट्री है उसको बचाने का है, मौजूदा जॉब्स को बचाने का है। मौजूदा इंडस्ट्री को इस हालत में आप रखें ताकि जैसे हालात समझे तो वो एक्टिव हो सके। लेकिन इस वक्त हमारी पॉलिसीज जो हैं इन चीजों को एड्रेस नहीं करती।
पहले तो रनिंग इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद जो नई इंडस्ट्री की तो बात की बात। अच्छा, इस मौजू को हम यहीं से आगे लेकर चलेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जो ही वापस आते हैं फिर ये आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो आप बात कर रहे हैं उसको आगे लेकर चलेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। इंडस्ट्री ना जॉब्स कुछ भी आपकी जो है ना, और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे। पहले तो हमें दुख रहा था 13.25% जो मार्कअप, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा था, जो कि बाद में कम करके, और बहुत सारे सनतकारों और फेडरेशन का प्रेशर भी था, तो 11% इन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि 11% इज नॉट इनफ, इसको हमें 4-5% पे लाना होगा। अगर हम बुकिश फार्मूले पे चलते रहे तो ना ये इंडस्ट्री बचेगी, ना ट्रेड बचेगी, ना ही आपकी जो है ना एक्सपोर्ट के चंद सेक्टर्स को तो आपने थोड़ा सा एक कवर किया हुआ है इन्फ्लेशन से, वहाँ उनको तो आप बिजली और गैस की प्राइसेस $6.5 और 7.5 सेंट पर बिजली दे रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री? एक्सपोर्ट तो इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, और एक्सपोर्ट से बढ़ के आपका जो डोमेस्टिक जो आपकी इंडस्ट्री है, अगर आपकी जो जीडीपी ग्रोथ आपकी टोटल जीडीपी का वॉल्यूम जो है वो 300-325 अरब रुपए का है, 300-325 अरब डॉलर का है, तो एक्सपोर्ट तो सिर्फ 23-24 बिलियन डॉलर है। 300 बिलियन डॉलर तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा कारोबार तो आप विद इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और ट्रेड और सारे सिलसिले जो आपकी मैशत चल रही है वो डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक को तो आप कहीं एड्रेस ही नहीं कर रहे, और ना ही आप एसएमई को एड्रेस कर रहे हैं। अब देखें, हम इस वक्त बहुत सारे लोग परेशान हैं रिगार्डिंग ये डैमरेज और कंटेनर डिटेंशन चार्जेस से। वो टर्मिनल हैंडलिंग वाले तो जनाब आज भी चाहते हैं कि जनाब उनकी पांचों घी में रहें, हालांकि लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से ये सारे लोग जो है वो अपनी गुड्स को नहीं क्लियर करवा सके ऑन टाइम। अब भी लॉकडाउन सिचुएशन है, और बहुत सारे रेयर लोग जो है वो कस्टम्स के भी अपना क्लियरेंस के हवाले से अवेलेबल हैं, और हमारे जो जितने भी टर्मिनल्स वाले हैं वो आज भी समझते हैं कि इस क्राइसिस में भी हम जो है वो माल कमाएं। सारी जिंदगी आप माल कमाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जब मुल्क में क्राइसिस है तो लोगों के हाल पर रहम करें, और ये डिटेंशन चार्जेस और टर्मिनल के जो डैमरेजेस हैं इसको वेव करें। ये बड़ी अहम बात आपने की है, गवर्नमेंट को चाहिए वो इस चीज को रिव्यू करे। लेकिन उसके बावजूद जो है आपके जो मिनिस्टर साहिबान है बिल्कुल खामोश बैठे हैं। तो हमने उनसे भी बहुत दफा राब्ता किया है, और उन्होंने भी यही कहा आज कर देते हैं, कल कर देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अनयूजुअल पोजीशन है, गैर मामूली हालात हैं। हमें इन चीजों को फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए, फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। खामोशी इज नॉट द सोल्यूशन। मेरे ख्याल अगर होना चाहिए। ये बड़ी आपने अहम बात की है, और मेरे ख्याल से अगर हम वफाकी वज़रा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हो तो उनसे गुजारिश यही होगी कि प्लीज इस मामले को संजीदगी से लें। हर एक के ज़ाहिरी बात है, अपने अपने आपको पता है वहां पर भी इंटरेस्ट हैं, और मियां अंजुम निसार साहब सही दुरुस्त कह रहे हैं कि वहां पर वो भी कोई मेरे ख्याल डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होनी चाहिए। मिनिस्टर्स को बड़ी क्लियरली बात करनी चाहिए, एक्शन भी फौरन लेना चाहिए। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मियां अंजुम निसार साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं चंद ना, और उसमें उन्होंने यही बताया कि जनाब ये जो पोर्ट एक्टिविटी भी जो है बिलखुसूस डैमरेजेस और इसके अलावा दीगर जो फीस एसोसिएटेड होती हैं वो क्यों ली जा रही है जब लॉकडाउन मौजूद है। आपको पता है मुल्क के अंदर हालात इस तरह से हैं, और वुज़रा की भी उन्होंने शिकायत की कि वैसे आपकी भी थोड़ी थोड़ा एक सियासी जमात की जानिब है, वो आज मैंने उसका तारुफ नहीं कराया, लेकिन वुज़रा बात नहीं सुन रहे। ये क्या बात है? इस पर भी बेग साहब थोड़ा बताएं, क्यों वुज़रा बात नहीं सुन रहे हैं? अली साहब, एक तो सबसे अच्छी बात जो अंजुम निसार साहब ने की है, वो बिजनेस कम्युनिटी बड़े अरसे से ये कह रही है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा था, पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। इस वक्त अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0% है, इंग्लैंड में आवाम को, तिजारत को, सनत को रिलीफ देने के लिए एक और पैकेज चाहिए, भाई चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए। और मियां अंजुम निसार साहब के साथ ब्रेक पर जाने से पहले यही बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि जनाब अभी तो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि चीज़ को मौखर कर दें, आगे थोड़ा ले जाएं, तारीखें बढ़ा दें, तो अभी तक वुज़रा की जानिब से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अगर इस्लामाबाद में और बिलखुसूस रावलपिंडी में जहाँ पर प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाता है वहाँ पर हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, तो आप देख लें सर कि मुल्क जो है, आपने अभी आप लोग ही ये बात करते रहे कि इकोनॉमी जो है वही स्ट्रेटेजिकली मुल्क की डिफेंसिव कैपेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। मेरी बात की गहराई को समझने वाले लोग समझ गए
तो अगर इस मौजू के ऊपर ही गुफ्तगू की जाए तो हमें समझने की जरूरत है कि इकोनॉमी को दोबारा से एक अच्छा सा पैकेज दिया जाए बिजनेस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। मियां अंजुम निसार साहब, कुछ सजेशन ये भी थे कि जैसे आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि जनाब बिल वेव ऑफ ना करें, लेकिन सर बिल का अगर कंपोनेंट्स आप देखें तो उसमें इतने सारे टैक्स और दीगर महसूलात के क्लॉजेस बने हुए हैं, हेड्स बने हुए हैं, जो कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन कंज्यूमर को बेयर करने पड़ते हैं। सर ये टैक्सेस तो अब इनको हमें छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर प्रोडक्शन ना हो रही हो, बिजनेस ना हो रही हो, तो आप यूटिलिटी चार्जेस तो ले लें चलें, लेकिन आप टैक्स तो ना लेना। टैक्स तो फिर किस तरह से वेव ऑफ होगा? इस सिस्टम को कुछ आपके ख्याल से एफबीआर वालों के साथ बैठकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल वक्त आ गया है। आई डोंट नो एफबीआर वाले आपकी बात कितनी सुन रहे होंगे या सुनेंगे, लेकिन ये बात आपने उनसे करनी है। क्या कहते हैं आप? देखें, दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। अगर हमने इस मुल्क में सनतकारी और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो एक आपका मार्कअप जो है ये ज़हर कातिल है पूरी मैशत के लिए, और दूसरा जो आपकी जो बिजली की जो प्राइसेस हैं ये 25 रुपए इंडस्ट्रियल रेट पर किलोवाट अगर हो तो आप किस तरह सरवाइव कर सकते हैं? दुनिया में 7-8 सेंट बिजली की प्राइस है, हमारे यहाँ 18 सेंट। हाउ वी कैन सर्वाइव, हाउ वी कैन कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज जो गुड्स जो बाहर से आपकी इंपोर्ट हो रही हैं और जिससे हम कम्पीट करते हैं, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो कम्पीट करती है जी। जब तक हमारे कंपेटिटिव एज नहीं होगा, हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे, तो फिर यही होगा कि आपकी या तो गुड्स जो हैं वो स्मगल चैनल से आ रही हैं, एक वो नासूर है, उसकी समझ नहीं आ रही कि उसको किसने कंट्रोल करना है, ना हुकूमत से वो कंट्रोल हो पाया है आज तक। ये दिन ब दिन ये स्मगलिंग का जो फैक्टर है ये भी अब बढ़ता जा रहा है और ज्यादा ऑर्गेनाइज होता जा रहा है। और दूसरा, ये मैंने आपसे कहा कि डिफरेंस अगर 1-1.5 सेंट का 2 सेंट का हो फिर भी चले, कहीं ना कहीं गुजारा हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर 18 सेंट की बिजली की प्राइस हो और इंटरनेशनली 7-8 सेंट हो तो आप खुद बताएं। और मार्कअप दूसरी हमारा कंपोनेंट है जो आप समझते हैं कि दुनिया में 4-5% मार्कअप है हमारे रीजन में, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, और हमारे यहाँ अगर 21% फाइबर होगा तो हम किस तरह कम्पीट करेंगे? हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो इन दो चीजों को एड्रेस किए बगैर जितने मर्जी पैकेज आप लाएं, आपकी इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होगी, नई इंडस्ट्री ब्रदर नहीं लगेगी। देखें, आपको पहले आपने जो भी इंडस्ट्री लगानी है उसको कागजों में आपने वाइबल करना है, उसके बाद आप जाएंगे ना इंडस्ट्री लगाने जी। जितने मर्जी पैकेज दे लें, आप 7% लोन पे कहेंगे, लोग नहीं इंडस्ट्री लगाएंगे। उसकी रीजन ये है कि इंडस्ट्री लगाने के बाद आपने कम्पीट भी करना है, जो प्रोडक्ट आपने बनानी है वो आपने बाजार में बेचनी भी है। अगर आपकी कुव्वतें आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे और अगर आपकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा होगी तो आप वो कारोबार क्यों करेंगे? 1-2 बिलियन आप उस पर क्यों इन्वेस्ट करेंगे जिसका नतीजा आपको माइनस में मिले या 0 में मिले? तो उस तरफ तो कोई भी नहीं जाएगा। तो जरूरत इस समर की है कि हम हमारे जो बेसिक इनपुट कॉस्ट जो हैं, जिसमें एक आपका मार्कअप है, सारी दुनिया चीख उठी है कि खुदा के लिए इसको एड्रेस करें। इसको एड्रेस किए बगैर और दूसरा बिजली की प्राइस को रिड्यूस किए बगैर आप नई इंडस्ट्री का सोचे भी ना। मेरे पास 3 महीने में जितने भी लोग आए हैं, मैंने सबको ये कहा है कि भाई पहले अपने घर को एड्रेस करें, घर को इन ऑर्डर करें, फिर उसके बाद इंडस्ट्री की बात करें। नई इंडस्ट्री कौन लगाएगा? ये BOI वाले जितने मर्जी टकरे मार लें। नहीं, ये बड़ी अहम बात आपने की है। ये तो मेरे ख्याल बड़ी हुकूमत को उसको जो है देखना चाहिए। और बेग साहब देखें, ये जो बात मियां अंजुम निसार साहब ने की है ना, 2 एस्पेक्ट इन्होंने आइडेंटिफाई किए बड़े क्लियर कट, और वही जिस पर हमारी बहस पहले भी हो रही थी। इन्होंने कहा कि जनाब अगर शरह सूद जो या शरह जो ये लोन के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ फंड्स आप कह लें, जो लोग दूसरे ममालिक से देख रहे हो आसानी उनके लिए समझने के लिए, कॉस्ट ऑफ फंड्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे इतने हमारे महंगे पड़ते हैं, तो किस तरह से मैनेज होगा? और दूसरा बिजली का बिल, मतलब ये मुसाबकती अमल यानी कंपेरेटिव प्राइसेस हमें देखनी पड़ेंगी ना। वो कह रहे हैं आप कंपीट ही नहीं कर पाएंगे तो आप कारोबार क्या करेंगे? अली देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 2 चीजें हैं, इसको आप कंपेयर कर लें अपने रीजन के साथ। जैसे अंजुम निसार साहब ने भी कहा कि 6-7% से ज्यादा जो भी हमारे रीजन के कंट्रीज हैं किसी का इंटरेस्ट रेट नहीं है, और इसी को भी आप एनर्जी कॉस्ट जो हमारी जो है हमारे
उसको आप कंपेयर कर लें, वहाँ पे भी यही है कि हम पाकिस्तान जो है सबसे हाईएस्ट है। जब ये दो इनपुट आप किसी भी प्रोडक्ट में करते हैं तो वायबल वो प्रोजेक्ट नहीं रहता और आप जो है compete नहीं कर सकते। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ तो कंसेशन देने को तैयार नहीं है। अभी हॉट मनी का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसमें $3 बिलियन हम पाकिस्तान में लेके आए और उनको 13% के करीब हमने उन्हें रिटर्न दिया। और उस वक्त सब ये कह रहे थे कि ये देखिए जब बाहर के इन्वेस्टर्स आए हैं ये एक दिन यहाँ से उड़ जाएंगे यहाँ पे। और अब आपको पता होगा कि जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हुआ और हमारी पाक रुपीस की करेंसी जो थी वो थोड़ी सी उसके अंदर प्रेशर आया, तकरीबन हाफ से ज्यादा $2 बिलियन जो है वो मुल्क से चला गया इस वक्त। मतलब और पिछले 2 हफ्ते में जब से कोरोना की प्रॉब्लम आई है 10% हमारी फर्दर डीवैल्यू हो गई करेंसी। यानी कि अब बातें हो रही हैं कि डॉलर के मुकाबले में पाक रुपीस 175 और 180 की बातें हो रही हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? ये बड़ी अहम बात आपने की है, मैं क्या कहूँ, अब सारी बातें बड़ी अहमियत तलब हैं, लेकिन मेरे वक्त जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ उसके अंदर मैं मौजूआत को लेकर चलूँ। मियां अंजुम निसार साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए प्रोग्राम के ऊपर। बड़ी मजेदार गुफ्तगू हुई, मैं कहूँगा जो समझने वाले लोग हैं उनके लिए इसमें बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पर नाजरीन वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।